हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। तो लेखपाल भर्ती की तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मैथ सब्जेक्ट को चूज़ किया था। इसमें सबसे पहले रेखागणित को स्टार्ट किया है क्योंकि रेखागणित का सिलेबस बहुत ही छोटा है, आपसे केवल मेंसुरेशन पूछा गया है। तो पिछली जो हमारी क्लास थी इसमें हम लोगों ने आयत और वर्ग में जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है, जैसे पार्क के बीच में बना दिया, पार्क के चारों ओर जो रास्ता होता है वो सब हमने उसका क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। तो चलिए देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो हमारी पिछली क्लास जो पाइथागोरस, त्रिभुज, आयत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब एक साथ पढ़ेंगे। इनका परिमाप और क्षेत्रफल और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या हम करने वाले हैं आज। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, करने के लिए। तो अगर आपने नहीं किया तो उसको आप यहाँ पे देख लें और आपका रिवीजन हो जाएगा। पिछली क्लास का आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है ना, वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। इसमें आमने सामने की भुजाओं को जोड़ने के लिए दो दो रास्ते हैं, जिनकी चौड़ाई जो है 1 मीटर 2 मीटर है। रास्ते के अतिरिक्त भूखंड, यानी कि जो रास्ते के अलावा जो बचा क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि आपको आसानी रह जाएगी। ठीक है, ये हमारा वर्गाकार भूखंड है, इसमें दो रास्ते हैं। पहली बात, दो दो रास्ते हैं, तो दोनों भुजाओं को मिलाने के लिए एक रास्ता तो ये बनाया हमने, एक और रास्ता है, ये रास्ता है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1 है, और इस वाले की चौड़ाई 2 है। ऐसा ही एक और रास्ता भी है, वो कैसे है, ये ऊपर से नीचे है, क्योंकि दो दो रास्ते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई और एक और। ठीक है, तो इस प्रकार से रास्ते बने हैं। अब रास्तों के अलावा जो बाकी बचा एरिया, जो खाली जगह आपको दिख रही है वाइट वाइट, उनका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पूरे वर्ग का निकालना पड़ेगा, फिर रास्ते का निकाल के माइनस करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है। तो अगर क्षेत्रफल 144 है तो इसकी भुजा क्या होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए निकल के आएगा, यानी कि 12 12 12 में 144 हो जाएगा। तो इसकी भुजा हमें पता चल गई पहली बात तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 12। ये 12 हो गई, ये भी आपकी 12 हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी रास्ते हैं उनकी लंबाई कितनी है। ठीक है, रास्तों की लंबाई कितनी हो जाएगी, सबकी 12 है, लेकिन चौड़ाई किस अलग अलग है। किसी की चौड़ाई 1 है, किसी की चौड़ाई 2 है। तो हम यहाँ पर रास्तों का क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम रास्ता नंबर 1 लिख लेते हैं। ये रास्ता नंबर 1 है, ये रास्ता नंबर 2 है, क्योंकि इससे आसान आपको हो जाएगा काफ़ी। क्या आसानी होने वाली है, देखिए रास्ते की लंबाई कितनी है भाई, ये सब रास्ते तो आयताकार हो गए ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो 12, और रास्ता 1 मीटर चौड़ा है तो 1, ऐसे ही लंबाई 12 है और चौड़ा कितना है, 2। तो इस प्रकार से एक साइड के जो रास्ते हैं उनका क्षेत्रफल निकल आएगा, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24 और ये जाएगा 36। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गए 1 और 2 रास्तों की। ऐसे ही बाकी 2 रास्ते भी तो हैं, तो इसको हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई अगर कर दे 2 से, तो सभी चारों रास्तों का क्षेत्रफल आपका निकल आएगा कितना हो जाएगा, 72। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जब रास्ते को हम जब बीच में रास्ता बना होता है, इसको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि देखिए 2 रास्ते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस भी कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं मतलब, और हमने जब रास्ता निकाला है तो ये 2 बार काउंट हो गए। ये चारों जो खाने बने हैं बीच में, ये 2 बार काउंट हो गए। तो इनको हमें घटाना पड़ेगा इन रास्तों के क्षेत्रफल में से एक एक बार करके। कैसे, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लें। देखिए, तो ऐसे ही 1 मीटर रास्ता है और दूसरा रास्ता भी 1 मीटर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 1। और ऐसे ही A1 × 2 और ऐसे ही 2 × 1 हो जाएगा। और ऐसे ही प्लस में देखिए ये वाला है तो 2 का है, ये भी 2 का है, तो 2 दूनी 2 × 2। तो ये तो हमें 4 जो बीच में खाने बन गए हैं जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं रास्ते, उनका क्षेत्रफल हो गया। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 2 + 4 और 4 4 8 1 9 हो जाएगा 9। तो ये चारों खानों का हो गया। अब इस 72 में से इस 9 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो केवल रास्तों का निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल।
तो ये कितना हो जाएगा 72 माइनस 67 हो जाएगा शायद, नहीं है ना, 63 हो जाएगा, 7 नहीं 63, ठीक है ना। तो 63 आपका हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था जो बचा हुआ है, हमसे पूछा था जो बचा हुआ क्षेत्रफल है। तो अब 144 में से इस 63 को फिर घटाएंगे एक बार, ठीक है, तभी हमारा आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो इसमें से निकालेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, और 14 6 हो जाएगा 81, ठीक है, 81 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से कराया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि डबल डबल रास्ते यहाँ पर बने हुए थे। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज, जो कि हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है कि चारों भुजाएं जो होती हैं, चार भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, ये तो पता ही है। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर प्लस समांतर भी होती हैं। जैसे कि इस भुजा की बात करें, ये और ये भुजा बराबर है प्लस समांतर भी है, इनकी लेंथ बराबर है। ऐसे ही जो दूसरी भुजा है, ये भुजा और ये भुजा ग्रीन वाली, जिसको हम ग्रीन से इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी हमारी बराबर और समांतर है। कोई भी कोण जो होता है इसमें 90 नहीं होता है ना, कोई भी कोण इसमें 90 नहीं होता है। और जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि ये कोण है और इसके सामने का कोण कौन सा है, ये भी आपस में बराबर। ऐसे ही ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका विकर्ण है और दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया। तो यहां पर जो पॉइंट O बन रहा है, बाकी दूसरे को बराबर बराबर बनाएगा। जैसे कि अगर ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा इस विकर्ण के, क्योंकि आधा आधा कर दिया ना, तो ये बिल्कुल बीच में होता है इन विकर्णों के। क्लियर है? तो यही चीज़ हमें बताना था। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाएगी। अब हम इसके क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे। देखिए, परिमाप में कुछ होता ही नहीं है कि सिर्फ चारों भुजाओं को आप जोड़ दें, ठीक है। तो अगर ये A है तो ऊपर कितनी हो गई, ये भी A होगी, सिंपल सी बात, क्योंकि बराबर होती हैं आपस में, सामने सामने भुजाएं। ये B है तो ये भी B होगी। तो चारों को आप जोड़ेंगे तो परिमाप की अब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B, या आप इसको ऐसा लिख दें 2 कॉमन हो जाएगा, A प्लस B। तो ये हो गया परिमाप, इतना सेंटीमीटर या मीटर जो भी जिसमें भी दिया होगा। ओके, तो इसमें चारों भुजाओं की केवल आपको जोड़ना है। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण था, मान लीजिए ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो है इस पूरे जो समांतर चतुर्भुज इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, यानी कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको दो चीज़ें तो दी होंगी। एक बार में हो सकता है कि आपको ये दिया हो कि इसमें ऊपर से नीचे तक ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हो, या इसमें जो परपेंडिकुलर है ये दिया हो, और इसकी एक भुजा कम से कम आपको दी रहेगी, ठीक है। तभी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ये करिए कि मान लीजिए आपके पास A, B और D, ये क्षेत्रफल आपका, ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। तो आधार क्या है, A है, और इसका लंब क्या है, मान लीजिए ये H है, ठीक है, A इंटू H। तो क्योंकि A, B, D का क्षेत्रफल जो है और बाकी जो दूसरा क्षेत्र जो हमारा त्रिभुज है इसके बराबर है इस वाले के, तो इसको हम दो बार यानी कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, A इंटू H। क्लियर है, A इंटू H आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको एक भुजा और लंब दिया हुआ, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर एक भुजा A इंटू दोनों भुजाओं के बीच की जो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं या लंब कह दें, एक ही चीज हो जाएगी, A इंटू H, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया इस प्रकार से, जब ये A इंटू H दिया हो, ठीक है। अब दूसरी एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि ये आपका विकर्ण आपको दिया है,
ठीक है, ये आपका विकर्ण है। एक्चुअली ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको मैं बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका विकर्ण दिया है। अब विकर्ण पर लंब दिया हो, मान लो विकर्ण पर, देखिए यहाँ पे भी वही चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर भी ये जो विकर्ण है इस चतुर्भुज को दो भागों में बराबर कर रहा है, एक ये एक ये, तो दो त्रिभुज बन गए हमारे। तो अब यहाँ पर मान लो इस विकर्ण पर अगर कोई लंब दिया हो हमें, ठीक है, अगर लंब दिया हो तो जो नंबर 1 का त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, क्या क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। विकर्ण क्या है, BD, विकर्ण हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे विकर्ण, और विकर्ण पर जो लंब दिया है इनटू, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही तो यही होता है, क्या होता है, आधार इंटू लंब। तो आधार यहाँ पे विकर्ण है और लंब तो यहाँ पे दिया ही है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकल आया, नंबर 1 वाले का निकल आया। ऐसा ही क्योंकि जितना ये है इतना ही ये होगा नंबर 2 वाला, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई ना कर दे सीधे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण इंटू लंब, विकर्ण इंटू लंब। ठीक है, तो आपको यहाँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सीधे सीधे आप इसे से निकाल सकते हैं कि हाँ विकर्ण निकालना है और उस पर लंब निकालना है। क्लियर है, 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो एक कंडीशन पहले वाली मैंने बता दी थी, एक कंडीशन ये बता दी कि अगर एक विकर्ण दिया है तो विकर्ण पर लंब तो निकल आएगा, या फिर दूसरी कंडीशन एक भुजा दी हो, ठीक है, एक भुजा दी हो और भुजा पर लंब दिया हो, तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई इस पे। अब क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, देखिए हमारी क्लास में आपको फायदा ये होने वाला है क्योंकि बेसिक्स में बता रहा हूँ, बिल्कुल इतना डिटेल में अभी स्टार्टिंग से कोई नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 35 है। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, पहले सबसे पहले हम डायग्राम से बनाते हैं, फटाफट हो जाता है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा जो है 35 दी है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 700 वर्ग मीटर दिया है। तो दी गई भुजा के सम्मुख भुजा की दूरी क्या है, दी गई भुजा के सम्मुख भुजा क्या है 35, इसके बीच की दूरी क्या है, और दूरी का मतलब क्या होता है, जैसे दो चीजों के बीच की दूरी का मतलब होता है दो भुजाओं के इस पर लंब, ठीक है ना, इस पर लंब। तो अब हमें बताएं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब भुजा और लंब आपको पता हो। तो यहां पे हमें क्या होता है, भुजा इंटू लंब बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया है 700। तो भुजा हमें दी है 35, ठीक है, भुजा हमें 35 दी है और लंब हमें h पता नहीं है, और यही क्योंकि यही हमें निकालना है। तो आप ये करिए, देखिए 35 से कट जाएगा, 35 दूना 70, तो h बराबर कितना आ गया 20, h बराबर हमारा 20 आ गया, और यही तो हमारी बीच की दूरी है, ये देखिए। क्लियर, तो आपको यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर एक भुजा और उस पर एक लंब दिया है तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, उसके एक विकर्ण पर शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो उस विकर्ण की लंबाई क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको निकालनी रहेगी। तो इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, ये बन गया डायग्राम हमारा। क्षेत्रफल दिया है उसका एक विकर्ण पर, ठीक है, विकर्ण है यहाँ पे, विकर्ण पर शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, इस विकर्ण पर लंब डाला गया है शीर्ष से, ये चीज़, ठीक है। तो उस लंब h जो है, इसकी जो हम h बराबर कितना दिया है, मान लो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो आप हमें यहां पे बताएं। आपको यह भी पता था कि अगर विकर्ण आपको पता है AC, तो और उस पर लंब पता है तो आपका क्षेत्रफल निकल सकता है, विकर्ण इंटू विकर्ण पर लंब किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा 600, तो यहाँ पे विकर्ण कितना है AC, और लंब हमें पता है 12 बराबर 600, तो ये हो जाएगा 12 5 बजाएगा, 12 5 60, ठीक है, और ये 0 लग जाएगा। तो AC जो होगा हमारा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ से पता है, तो आपने कुछ जो चीज़ें नहीं दी हैं
वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो दोनों टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको है, ठीक है। फिर आप इसको आप दूसरे कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, इसकी खासियत क्या होती है? देखिए इसका मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है कि ठीक है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन गया। इसमें आमने सामने की दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा। देखिए ये दो भुजाएं समांतर हैं, बराबर नहीं है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। बस और कोई खासियत इसमें है ही नहीं, और कोई खासियत नहीं है। ये भुजा छोटी बड़ी हो सकती है, ये भुजा छोटी बड़ी हो सकती है, बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बराबर नहीं बोलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। क्लियर। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए अब मान लेते हैं कि इसकी भुजा जो है, ये वाली भुजा कितनी है, ए है, ये भुजा हमारी बी है। अब इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर हमें पता हो, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी यानी कि h अगर हमें पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग a + b × h। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि हाँ कैसे फॉर्मूला आया वो सब। बस आप इतना ध्यान रखें कि दोनों भुजाओं को आपको जोड़ना है और h से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका आधा कर देना है, बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब इसी की बेस पे हम क्वेश्चन 1-2 लगाएंगे, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपको वो समझ में आएंगी वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, आप लोग साथ में करते रहिए यार, जब मैं बता रहा हूँ तो आप डायग्राम बना के देखिए, जिससे कि आपको, देखिए अभी आपको लग रहा हो कि हाँ थोड़ा कठिन है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट जब आप करेंगे, आपके सामने जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपको कुछ नहीं लगेगा, है ना, बहुत ही आसान लगेगा आपको। क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक समलंब की समांतर भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि इसकी असमांतर भुजाएं बराबर हैं और इनकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हमसे जो कह रहा है वो करते जाइए बस। समलंब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 40 और 20 हैं, तो भाई समांतर भुजाएं तो यही हैं, तो ये एक 40 हो गई हमारी और एक ये हो गई 20। क्लियर है। यदि असमांतर भुजाएं, जो समांतर नहीं है, वो भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पे देखो कंडीशन साथ में दी है, ये दोनों बराबर ही हैं, ये 26 है और ये 26 है। क्लियर है। तो इस समलंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार में मैंने बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमें लंब जो है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, 1/2। देखिए दोनों भुजाओं का योग यानी कि 40, समांतर भुजाओं का योग 40 + 20 × h होता है, लेकिन h हमें पता ही नहीं है यहाँ पे। देखिए क्या हमें h पता है, हमें h पता नहीं है। अब क्या करें, हमें h निकालना पड़ेगा। यही ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि h हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए ये लंब है, ये भी लंब है, तो अगर हम ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना होगा, ये भी तो 20 ही होगा। और जब ये 20 है तो बाकी बच्चे को हम x मान लें, अगर इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। देखिए ये 26 है, ये 26 है, ये लंब है, तो बाकी बचे भुजा पे तो x ही होगी, ठीक है। अब जो बचा ये भुजा, टोटल भुजा को अगर देखें तो कितना है ये, अब यहां से इसको हम 40 को हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है यहां से यहां तक का कितना हो गया 20। टोटल को जोड़िए कितना हो जाएगा 20 + 2x, टोटल कितनी है 40। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर कितना निकल के आएगा 10, ठीक है। x निकल के आएगा 10। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखिए जब x 10 निकल आया, अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बन रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 है और ये हमें h, ये 26 है। अब यहीं पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें h निकालना है। यहाँ पाइथागोरस लगेगी,
यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी भाई, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो 26 प्लस 10, 26 प्लस 10 और 26 माइनस 10। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16। अंडर रूट इसका लेंगे क्योंकि भाई वहाँ पे निकालना पड़ता है अंडर रूट इसका, तो अंडर रूट हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 चौके 24। तो 24 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या निकल के आई, ऊंचाई h निकल के आई। अब कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक ही पेज पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, अब क्योंकि h हमने निकाल लिया है तो अब इस फॉर्मूले में रख दो 1/2, 4 2 6 हो जाएगा, और h बराबर कितना हो जाएगा हमारा, h कितना था 24। ठीक है, 2 से कट जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 60, तो 12 छंग 72 हो जाएगा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जितना मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है वो सब यहीं पे लग गया। ठीक है, सब यहीं पे लग गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। क्लियर है, चलिए अब हम आते हैं समांतर चतुर्भुज पर, सॉरी समचतुर्भुज पर। ठीक है, ये भी, इस पर भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सब कुछ बताते चल रहा हूँ इसीलिए कि ये जो क्लास आज की है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर व समांतर हो। ठीक है, लेकिन कोई भी कोण समकोण ना हो। देखिए आप अगर ध्यान दें पहली लाइन से तो ये तो लग रहा है कि वर्ग जैसा है, लेकिन ये वर्ग नहीं होता है। ठीक है, ये वर्ग नहीं होता। इसकी खासियत देखिए क्या है, इसमें क्या है कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सभी बराबर है, सभी बराबर है। ये अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, लेकिन ये वर्ग नहीं है। देखिए वर्ग में चारों कोण 90 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है। यहाँ पे चारों कोण या कोई भी कोण 90 नहीं हो सकता, यानी कि समकोण नहीं हो सकता। क्लियर, ये कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके अलावा एक दो खासियत और है उसकी, वो भी देख लीजिए क्या है कि इसकी जब विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये विकर्ण और ये जो विकर्ण है, ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, 90 अंश पर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि जब काटेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, ये बराबर हो जाएगा, और एक दूसरे को काटेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे फिक्स है, हमेशा 90 ही बनेगा। अगर समचतुर्भुज है तो 90 ही बनेगा। क्लियर है, ये हमारी इतनी खासियत है ना, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम इसके परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं फिर से भाई। ठीक है, समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं इसकी बराबर लग रही हैं, आपको नहीं लग रही हैं, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पे मैं ये कहना रहा हूँ। ठीक है, देखिए परिमाप की अगर बात करेंगे तो परिमाप में क्या होता है, सभी भुजाओं को आपको जोड़ना होता है। तो चारों भुजाएं क्या होंगे, सभी ए ए ए हैं, तो 4a हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो गया, सिंपल 4a। क्लियर, तो आगे बढ़ने की उसमें जरूरत ही नहीं पढ़ने की। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखिए क्षेत्रफल का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, d है हमारा विकर्ण, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं। ठीक है, ये d1 है और ये अगर d2 में मान लूँ इसको, ठीक है, ये हो गया d1, ये हो गया d2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय हाफ, यही तो दिक्कत है। देखो यही तो कह रहा है, दिक्कत नहीं कि 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। यही फॉर्मूला है हमारा, यही एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, और बाकी ऐसा कोई खास फॉर्मूला तो नहीं है मेरे हिसाब से। क्लियर है, बाकी सब ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, जो भी आएगा, मान लो कुछ चीज़ें रहेगा ये तो वो सामने से आपके मैं वो बता ही दूंगा आपको। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप हमें दिया है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई
एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? परिमाप के बेस पे एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। समचतुर्भुज पहले बनाइए, तो पहले डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सॉरी, डायग्राम बनते ही आपका आंसर हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो इसका परिमाप 40 है। जब अगर परिमाप 40 है तो कितना होता है? 4a होता है बराबर 40। तो इसका मतलब क्या है भाई? 4 से कट जाएगा, नहीं सॉरी, क्या हो गया ये, 4a बराबर हो जाता है 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10। भाई इसकी जो भुजा आई वो कितनी आएगी? 10। ये 10 हो गई, सब 10 10 हो गई। क्लियर? अब इसके विकर्ण की लंबाई, मान लो ये विकर्ण है आपका, इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमें। तो अगर एक 12 है तो यहां पे मैंने बताया था, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर 12 है ये, तो ये 6 हो जाएगी। यहां से ए ओ और ओ बी, ये कितना हो जाएगा भाई? 6 ही तो हो जाएगा, 6 6 12। और ये हमारे कितना पता है? 10। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि समकोण पर भी काटता है, ध्यान देने वाली बात है। ये 90 होगा, समकोण होगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है इस प्रकार का, इसमें आप देखिए, तो ये 10 है हमारा और ये हमारा 6 है। तो हमें यहाँ पे लंब निकल आएगा h। यहाँ पे लंब भी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, इसको कोई भी भुजा जो है वो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, h ही मान लेते हैं। पाइथागोरस इसमें लगेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस जब लगेगी तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, 100 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको हटाओ, कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 136। क्लियर? अब कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा, सॉरी 64। ठीक है, 64। अब h का स्क्वायर निकलता है ना भाई, विकर्ण का जो, सॉरी, लंब का स्क्वायर बराबर आधा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसे करके निकलता है। तो अब यहाँ से अंडर रूट इसमें लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 उठाई 64 होता है, क्योंकि अब 8 हो गया। तो जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो 8 और 8 16, 8 + 8 बराबर 16। यही तो विकर्ण है, सी और डी, सी से डी तक 8 8 16, यही तो विकर्ण है। ये क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अभ्यास प्रश्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 6-7 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। क्लियर? तो अभ्यास करते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप देखिएगा आगे। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो सामने आपके आएगा तो ये नहीं लगेगा कि हाँ यार मैं पहली बार देख रहा हूँ या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन में 5 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर हैं। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तो समांतर चतुर्भुज बनाओ पहले। ठीक है, समांतर चतुर्भुज लग रहा है? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में की भुजाएं, ठीक है, एक 36 है ये नीचे वाली, एक 27 है। तो सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक, तो ये 36 तो ये भी 36 आएगी। तो हमसे कह रहा है कि चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो छोटी भुजा 27 ये है, तो इस पर हमें दूरी का मतलब क्या होता है? लंब। ऐसे नहीं कि हाँ इसको मान लिए, नहीं, इस पर लंब ये होगी दूरी। तो ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बड़ी भुजा कितनी है? 36। ठीक है, तो अब यहां से नीचे की ओर एक लंब पड़ेगा भाई, क्योंकि दूरी पूछा है तो ये भी लंब। तो ये कितना होगा? हमसे पूछा है h, ये कितना होगा? क्लियर? अब कैसे निकलेगा? बड़ी दिक्कत है। तो यहां पर आप देखिए, मैंने बताया था कि क्षेत्रफल की बात करेंगे। भाई क्षेत्रफल सही लग सकता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे एक भुजा दी है और उस पर लंब पता है तो हम क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हमें 2 बार लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब हमें 27 दिया है और 27 जो भुजा है
इस पर लंब दिया है 12, तो क्षेत्रफल निकलेगा कितना हो जाएगा, भुजा और भुजा पर लंब 12, ये क्षेत्रफल है। अब एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्या भाई, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर होगा ना, चाहे जैसे भी निकालें हम, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर दूसरी भुजा हमें 36 दी है, ठीक है, और इस 36 पर लंब क्या है, h है, ठीक है, ये h, देखिए ये भुजा और इस पर लंब h, दोनों ही कंडीशन में क्षेत्रफल तो समान ही आना चाहिए ना। अब बस ये कंडीशन बन गई हमारी, यहाँ से आपका फॉर्मूला सॉरी क्षेत्रफल निकल आएगा। कैसे, 12 से अगर आप उसको काटेंगे तो 12 एकन 12 दूनी 12 तियां 36, 3 बार जाएगा और 3 से 9 बार जाएगा, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर ही होगा शायद, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। क्लियर, देखिए निकल आया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बस पढ़ने में लग रहा था कि हाँ यदि क्या ही है, ऐसे क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं जब आप थोड़ा सा समझ के करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, है ना। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो हैं 5 और 4 के अनुपात में दी हैं, इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई जो है 20 इकाई हो, तो छोटी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा बट डिफरेंट होगा क्योंकि ये अनुपात है बस, बाकी सेम क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे होगा ये। समांतर चतुर्भुज बनाए पहले, क्या है बनाने है अच्छा सा, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो हमसे कह रहा है कि भुजाएं जो हैं 5 और 4 के अनुपात में है, तो लंबा है तो मतलब 5, तो इसको हम x मान लेते हैं, 5x, और ये 4x, क्योंकि अनुपात है तो हम x मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में करेंगे तो, लेकिन दोनों में करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है बड़ी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई। तो बड़ी भुजा पर अगर शीर्ष लंब डाला गया है, क्योंकि बड़ी भुजा 5x है, सॉरी, ठीक है ना, तो इस पर लंब डलेगा, ये कितना है 20 है। तो छोटी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, अब ये निकालना है, ये h निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब करते हैं, देखिए ये भुजा 5x है और इस पर लंब, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये होता है ना, भुजा और भुजा पर लंब। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में जब हम ये वाली भुजा लेंगे तो भुजा और भुजा पर लंब। क्लियर है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये x फालतू का है, कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 5 बार कट जाएगा। अब यहां से h बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5, h बराबर 25 इकाई दिया है, इतनी इकाई, या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, जो भी दिया होता। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सिंपल कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन हमने निकाल लिया, 25 इकाई, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब अनुपात दिया होता है तो हमें, जैसे भाई 5/4 दिया है, तो कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 होगा। ऐसे ही अगर ये इसका दूना कर दो तो ये अगर 8 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। इसलिए हमने दोनों में x से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुपात आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं समलंब पर, फिर से समलंब के क्वेश्चन करते हैं 1-2, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, ओके वही चीज़ है। तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा दूसरी भुजा की तुलना में 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा यार, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम। तो समलंब चतुर्भुज बनाइए भैया, कैसे बनता है, ये बन गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है 105 और इसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या इस पर लंब एक ही चीज़ है। तो ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा दूसरी भुजा की तुलना में 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो अगर ऊपर की छोटी भुजा ऊपर की छोटी भुजा अगर x है तो नीचे वाली भाई 6 सेंटीमीटर लंबी है, क्योंकि तो x + 6 हो जाएगा। क्लियर है, यही तो कह रहा है। तो बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो बड़ी भुजा हमें निकालना है, तो x पता चल जाएगा तो हमें पूरी लंबाई पता चल जाएगी। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है।
समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 और समांतर भुजाओं के बीच की समांतर भुजाओं का योग, तो x और इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x प्लस 6 यानी कि 2x प्लस 6 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमें कितनी दी है 7, तो इंटू 7, ये तो फॉर्मूला था, या लंब कह दे। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये भी दिया हुआ है हमें 105, इसको थोड़ा सही से लिखो यार, क्या दिया हुआ है 105 बराबर 1/2 और इससे आपको क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर देखिए 7 से कट रहा है क्या, ये इसको लिख लेते हैं एक बार है 2x प्लस 6 इंटू 7, तो 7 से कट जाएगा, 7 1 7 और 7 5 बजाएगा, ठीक है, हाँ कट जाएगा पूरी तरह से। तो 5 दूनी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 जाते हैं 30 हो जाएगा, हाँ 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, ये 6 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 24 इक्वल टू 2x और x बराबर 12, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, जब x 12 हो गया तो इसमें x प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो लंबी जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी हो गई आपकी, ये हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। अब बताइए इतनी भी आसानी से, इतने प्यार से समझाएगा कोई आपको, नहीं मुझे तो नहीं लगता। क्लियर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा समलंब है, क्योंकि समलंब थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को लगता है, इसलिए हम बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर। तो समलंब चतुर्भुज की दो असमांतर भुजाएं 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हैं और समांतर भुजाओं के बीच सबसे छोटी दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है बट हमें यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल पूछ लिया है, बस इतनी सी बात है। क्लियर। तो क्या करना है, मैं सबसे पहले डायग्राम, बेसिक चीज डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम। क्लियर। तो हमसे कह रहा है कि असमांतर भुजाएं 13 हैं, तो जो समांतर नहीं है तो यहाँ पे ये 13 है, क्योंकि ये समांतर भुजाएं तो है नहीं, एक 13 है एक 15 है और समांतर भुजाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी दूरी का मतलब ही है कि भाई वो लंब ही होगा। ठीक है। तो ये कितनी है 12। यदि समांतर भुजा में से छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अब ये समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ऊपर और नीचे की, तो छोटी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो समलंब का हमें क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे पूछा है। ओके। कैसे निकलेगा भाई, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समलंब का क्षेत्रफल में हमें क्या क्या की किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग है ना, 10 ऊपर की भुजा तो पता है बट नीचे की भुजा जो हमारी है वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो हमारी पता ही नहीं है ना, ये तो हमारी पता ही नहीं है पूरी। तो 10 प्लस x लिख लेते हैं और इंटू बीच की दूरी 12 ये पता है। तो हमें अगर x पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं, तो हमें x ही निकालना है, खास करके इसके बाद हमें ध्यान रखना है। देखिए ये 12 हो गया हमारा, तो ये भी तो हमारा वही चीज़ है, अगर मैं इसको मिलाऊं यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये भी तो वही बात हो गई, क्योंकि बराबर की बीच की दूरी है, तो ये भी 12 हो गई। अब कैसे निकलेगा, तो ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीज़ें बन रही हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या, इसकी एक भुजा 12 15 और ये भुजा अगर हमें पता चल जाए इतनी, और ऐसे ही यहाँ पे 12 सॉरी यहाँ पे 13 यहाँ पे 12 और ये भुजा इतनी, ये पता चल जाए तो बीच की तो हमें पता चली जाएगी ना, क्योंकि बीच की तो भाई उतनी ही है, जो ऊपर 10 है ये इतनी 10 होगी, क्योंकि हमने ये लंब डाले हैं दो, तो ये 10 10 और ये भुजा, इसको मान लेते हैं हम x और इसको हम मान लेते हैं सॉरी x y नहीं मानेंगे हम, इसको a भी मान लेते हैं, छोटा सा करके कुछ भी मान ले हैं हमें, क्योंकि मानना है a और b। क्लियर। तो अब हमें ये निकालना है, बाकी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कैसे निकलेगा, तो पहला जो त्रिभुज है इस पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस लगेगी तो क्या निकल के आएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट 169 हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर, और ये 44 हो जाएगा 144 हो जाएगा,
तो ये बचेगा हमारा अंडर रूट का 25, तो इसकी भुजा कितनी निकल आएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर हमारा हो गया 5। ऐसे ही यहाँ पर भी पाइथागोरस लगाएंगे, 2 नंबर वाले में भी, 2 नंबर ट्रायंगल में भी लगाते हैं पाइथागोरस। तो उसमें क्या निकलेगा, कर्ण बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इस पर अंडर रूट लगा दो, 15 15 में 225 होता है और 12 12 में 144 होता है। अब इसमें से आपको घटाना है, ठीक है, कैसे घटेगा यार, तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 14 6 7 8 81, ठीक है, अंडर रूट 81 यानी कि 9। तो b बराबर कितना हो गया 9। तो अब आप देखिए कि जो पूरी लेंथ x थी, जो पूरी लेंथ x है वो किसके बराबर है, इसमें a है 10 है और ये b है, तो a बराबर यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 9, तो 9 5 14 और 10 24, ठीक है। तो पूरी जो लेंथ है वो 24 निकल के आती है। अब यहीं पे हम इस 24 को फॉर्मूले में डाल देते हैं ऊपर वाले में, तो इसको हम हटा दें, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूले में डाल देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, और यहाँ पे देखिए 24 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा सीधे, इंटू 12, ठीक है। तो 2 से इसको अगर हम भाग कर दें, ठीक है, तो 34 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 6 की 18 19 20 होना चाहिए, में से 204 है ना, 6 चौके 24 कहाँ से 2 और 6 18 4 18 2 20, ठीक है। ये इतना कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया, क्या दिया, सेंटीमीटर दिया, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारा क्या निकल गया है, क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है कभी कभी, क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला डाल के ये देखिए कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। चलिए, अब शायद हमें लग रहा है कि एक या दो या 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको कर लेते हैं। देखिए आप लोग पूरी वीडियो देखें, पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि एक बार जब आप देख लेते हैं सब कुछ तो आपका हमेशा के लिए हो जाता है, क्लियर है ना। तो अब देखते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुज के बराबर है जिसका आधार 24.8 है सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16.5 है। यदि इस समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा हो तो दूसरे विकर्ण की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं पेपर में। देखिए क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल है दूसरे त्रिभुज के बराबर है। तो पहले हम समचतुर्भुज बनाते हैं, पहले नहीं बना, फिर से बनाते हैं। क्लियर। देखो इसको हम समचतुर्भुज मान के चलते हैं, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, सब कुछ ए ए है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो किसी त्रिभुज के है, मान ली दूसरा कोई त्रिभुज है, इसके बराबर है इसका एरिया, और इसमें भी हमें दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें दी है 16.5 और इसका आधार दिया है 24.8। क्लियर। तो देखिए जब क्षेत्रफल हमें निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले है कितना होगा 1/2 एल आधार इंटू ऊंचाई, है ना। आधार कितना है 24.8 इंटू 16.5। क्लियर है। अब इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का वो बराबर किसके है, सॉरी एक मिनट, इस वर्ग के, सॉरी समचतुर्भुज के, सम ये चतुर्भुज है यार, समचतुर्भुज, वर्ग मत ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में फिर से देखिएगा, इसका एक विकर्ण दिया हुआ है ना, इसका एक विकर्ण जो है 22 दिया है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो भाई देखो वर्ग समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, है ना, विकर्णों का गुणा उसका आधा। तो यहाँ पे हमें एक विकर्ण d1 मान लेते हैं यहाँ पे। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 इंटू 24.8 इंटू 16.5, यही तो मतलब हुआ। तो देखिए 1/2 खत्म हो जाएगा यहाँ से, और 11 से कुछ कटने वाला है, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 एकन 11 5, ठीक है। तो 1.5 यहाँ से हो जाता है, और फिर अगर 2 से काटें तो यहाँ पे ये भी कटने वाला है 2 1 2 और 4, ठीक है। तो d1 बराबर हो जाएगा
12.4 इंटू 1.5। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस आपको वही निकल के आएगा। अगर 15 का पढ़ा पढ़ लेते हैं, 15 कुछ 60 हो जाएगा, 06 हो जाएगा, और 15 30 है ना, 15 दूनी 30 और 6 36 हो जाएगा, और हासिल 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 15 15 16 17 18। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा तो 18.6, शायद इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। D1 बराबर 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसका क्षेत्रफल बस रख के बराबर कर दिया है, और वहां से वैल्यू निकल आई है विकर्ण की। अब क्या ही इसमें हमने किया है, कुछ नया किया क्या? नहीं, यही से तो मैंने पहले बताया था डिटेल में। तो इसीलिए मैं केवल फॉर्मूले पे नहीं, फॉर्मूले के अलावा चीज़ों को भी ध्यान देता हूँ, जिससे कि आपको बेसिक समझ में आए। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं अगला। अगर कुछ उस तरह की मिस्टेक हो, मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करने में, तो उसको ध्यान उतना मत दीजिएगा, या फिर आप अपने लेवल पर उसको सही कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समचतुर्भुज का क्वेश्चन ये भी है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 85% है। ठीक है, 85% है। तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा? ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए समचतुर्भुज निकालते हैं, यहाँ पे हैं, बनाते हैं। पहले बना या नहीं बना, ये अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं है ना। चलिए ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसका विकर्ण बनाना है हमें। तो ठीक है, तो कह रहा है कि एक विकर्ण 85% है दूसरे का। तो मान लेते हैं जो बड़ा वाला है वो 100 है भाई, तो उसका 100 का 85% कितना लोगे तो कितना हो जाएगा? 85 तो आएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 दोनों विकर्णों का मल्टीप्लिकेशन, 100 इंटू 85। क्लियर? यही तो है। अब ये जो है कितने गुना है किसका? बड़े विकर्ण के वर्ग का। तो बड़ा विकर्ण कितना है? 100 है, 100 का और इसका वर्ग। ठीक है, तो कितने गुना होगा? अब गुना निकालना है तो क्या करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है कितने गुना है। ठीक है, तो ऊपर से पहली बात तो ये करनी है हमें, ये इसका हाफ कर देना, सॉरी बटे में रख देना इसके है 85। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा? 100 खत्म हो जाएगा एक बार में, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 200 अपॉन 85। अगर 5 से हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 5 7 35। ठीक है, 40/17 इतने गुना हो जाएगा। अब इसको और मल्टीप्लाई तो हम उसको डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो सीधे सीधे यही लिख देंगे इतने गुना होगा। देखिए ऊपर 40 से नीचे 17 है, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज जो बना है यहाँ पे उसकी भुजाएं उसका जो विकर्ण है वो छोटा है। देखिए 100 है और ये 85 है। ठीक है, तो शायद इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो छोटा निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इसलिए 17 है ये, इसलिए 17 के बराबर है यहाँ पे, और जो विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि 40/17 गुना, है ना। नंबर भी आ सकता था, पूर्ण वैल्यू भी आ सकती थी, बट वो नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं उसका। क्लियर? ओके, तो अब हमारी ये क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहे हैं ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन मैंने जो समझाया ना, अगर उसको आप पूरी तरह से ध्यान से देखे होंगे, उसको अप्लाई किए होंगे, तो ये जरूर कर लेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको अनुपात के बारे में थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो चैनल को एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अनुपम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन यार बेल को ज़रूर दबाएं, है ना, क्योंकि ये जो बिना नोटिफिकेशन के ना कुछ नहीं हो रहा आजकल। दिक्कत यही है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा,
है ना। तो मान लो हमने वीडियो डाली भी तो भी आपको नहीं पहुंचेगी, क्लियर है। इसलिए तो आप चाहें तो हमारे चैनल का नाम सर्च करके आ सकते हैं चैनल पे, अनुपम क्लासेस, लेखपाल भर्ती क्लासेस, मैथ क्लासेस, ऐसा करके। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, होमवर्क करके ज़रूर लाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।